Okay, Assalamu alaikum. So, okay, we will start with where we left 3 weeks ago, मेरा ख्याल है. और इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, एक तो ये चीज़ के couple of announcements हैं. एक तो ये कि आप लोगों का ईद से पहले 3 weeks के लेक्चर्स रह गए हैं, ठीक है. तो आज हम करेंगे और उसके बाद जो है वो अगले 2 वीक्स में करके और फिर ईद से पहले का ख़त्म हो जाएगा और मोस्ट प्रोबेबली शायद कोर्स भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा. लेकिन ये कि हमें ये कहा गया है कि 3 वीक्स जो है वो ईद के बाद भी होंगे आप लोगों के, ठीक है. तो उसमें से एक वीक में जो है यूनिवर्सिटी खुलती है या नहीं खुलती, रिगार्डलेस ऑफ दैट, जो लास्ट वीक होगा उससे पहले का, एग्जाम से पहले का, उसमें आप लोगों की प्रेजेंटेशन होगी. तो मैं डेट्स अभी नहीं है मेरे पास कि कौन सा वीक होगा, लेकिन ये कि मोस्ट प्रोबेबली 15 जून वाला वीक होगा. तो उसमें कोई डेट जो है वो मैं आप लोगों को बता दूंगी ताकि आप उसी हिसाब से अपनी फाइनल प्रिपरेशन करें जो प्रोजेक्ट की होगी. और उससे पहले जो 2 वीक्स होंगे उसमें वी विल सी, मोस्ट प्रोबेबली मैं आप लोगों को जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं उससे रेलेवेंट कोई एग्जाम्पल्स वगैरह जो है वो हम डिस्कस करेंगे. वी विल डू समथिंग, ठीक है. लेकिन ये कि फॉर द टाइम बीइंग रोज़ों से पहले जो है इसके बाद आपकी 2 क्लासेस होगी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीकैप ब्रीफली जो हम कर रहे थे, क्योंकि हमने डॉक्टर सोफिया के स्केड्यूल की वजह से बीच में कई चीज़ों को छोड़ दिया था. तो recap में we will talk about symmetric and Hermitian matrix properties. We will talk about determinants, change of basis, diagonalization, जो कि उस lecture में हमने discuss किया था. Then we will go to Sylvester's matrix theorem, linear transformations in change basis. We will discuss this briefly, but it's not that important. Largest and smallest eigenvalues are important. We will see why. And then solving for symmetric positive definite matrices. And then we, at the end, we will talk about maximum, minimum, and mean reconstructions errors. So as we will progress, you will know कि ये सारे जो topics हैं उनका purpose क्या होता है. अच्छा, अब आप में से कोई मुझे बता सकता है एक brief recap, जो ये पहला वाला topic है कि what did we talk about in the last lecture जो कि हमने probability से पहले किया था. Anyone, any idea? Or let's suppose, okay, let me actually change the slide. मेरे पास slides भी वही वाली हैं जो हमने last time की थी discuss. So we talked about the properties of symmetric and Hermitian matrices. Anyone, any recollection के why is symmetric matrix or Hermitian matrix important? जी, कोई भी इस चीज पे, अब मेरा ख्याल है मैं खुद नाम लेके पूछूं तो आप में से कोई बताएगा, राइट? मुझे तो ये भी याद नहीं कि लास्ट टाइम जो था वो क्लास में कौन कौन आप में से मौजूद था. जी वफा, कुछ कहना चाहेंगी? सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं? नो, नो वन. क्योंकि उसके आइगन वेक्टर्स होते हैं, ऑर्थोगोनल होते हैं. ओके, गुड. ओके ओके, देखिए, ओके लेट्स. जी जी, ये किसकी आवाज आ रही थी मुझे? मैम मैं कह रही थी कि कंप्यूटेशन कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है क्योंकि v ट्रांसपोज जो है वो v इनवर्स के इक्वल हो जाता है, तो हमें v इनवर्स करना पड़ता है. चले, गुड. इसका मतलब है कि आप लोगों को कुछ चीजें जहन में हैं, या ये कि एटलीस्ट आपके पास नोट्स हैं, तो you got what we talked about, ठीक है. ओके, तो लेट्स जस्ट ब्रीफली रिकैप कि हमने क्या बात की थी. तो अच्छा, बिफोर हर्मिशियन एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हम इससे पहले वाला जो टॉपिक लेक्चर था बेसिकली, इसमें वी वर टॉकिंग अबाउट जस्ट स्क्वायर मैट्रिसेस, ठीक है. और एक चीज जो हमने देखी थी वो ये देखी थी कि अच्छा, नाउ वी नो कि अगर हमारे पास मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन इन दैट केस हम उसकी आइगन डिकम्पोजिशन करते हैं, ठीक है. और व्हाट वी सॉ वाज कि अगर आपने आइगन डिकम्पोजिशन की है तो उस केस में
we have, अगर हमारे पास इसका मतलब है कि लेट्स सपोज कि लैम्डा इज द आइगन वैल्यू एंड v इज द आइगन वेक्टर, तो व्हाट वी सॉ बिफोर दिस लेक्चर कि अगर आपके पास डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हैं, ठीक है, डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हैं, तो आइगन वेक्टर्स जो होते हैं दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ओके, और एक जो चीज वहां से हमने देखी थी वो ये देखी थी कि अगर आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वैल्यूज हैं तो आप मैट्रिक्स एक्स को ए को डायगोनलाइज कर सकते हैं, विच मीन्स कि वी कैन राइट इट एज ए इक्वल टू वी लैम्डा एंड वी इनवर्स, ठीक है। और जिसमें से v जो है दिस मैट्रिक्स इज मैट्रिक्स ऑफ आइगन वैल्यूज, these are all sorry eigen vectors, these are all eigen values जो कि लैम्डा के अंदर है, और ये आइगन वेक्टर वाला जो मैट्रिक्स है उसका ही इनवर्स है। अब हम अगर सिमेट्रिक की बात करते हैं तो सिमेट्रिक में क्या हो जाता है, जिस तरह अभी आप लोग में से जो है कपल ऑफ पीपल जस्ट रिप्लाइड कि सिमेट्रिक के केस में क्या हो रहा होता है कि सबसे पहले तो ये कि आइगन वैल्यूज जो होती हैं वो रियल होती हैं, ठीक है, दिस इज समथिंग इम्पोर्टेंट। एंड लेट्स जस्ट फॉरगेट अबाउट हर्मिशियन, हम कॉम्प्लेक्स की बात नहीं करते मोस्टली, रियल लाइफ में जो हमारे पास मैट्रिसेस होते हैं वो रियल ही होते हैं, या वी विल डील विद रियल मैट्रिसेस। तो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक मैट्रिसेस का मतलब क्या है कि व्हाट वी आर सेइंग इज कि A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A, ठीक है। और उस केस में व्हाट वी सॉ वाज देयर वर नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट थिंग्स जो कि हमने लास्ट टाइम देखी थी। एक तो ये कि अगर जब हमारे पास ये चीज होल्ड कर रही है तो इसका मतलब है कि अगर हम इस मैट्रिक्स को दोनों साइड्स पे किसी भी वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं देन वी गेट अ रियल नंबर ऑलवेज, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि ये हम बहुत जगहों पे यूज करेंगे। देन अनदर थिंग दैट वी एक्चुअली सॉ वाज कि इसके तमाम आइगन वैल्यूज रियल होते हैं। एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अगर आइगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट हैं तो उस केस में जो ये वेक्टर्स होते हैं, आइगन वेक्टर्स होते हैं, दे बिकम ऑर्थोगोनल आल्सो, ठीक है। तो व्हाट डज इट मीन कि लीनियरली इंडिपेंडेंट तो वो ऑलरेडी थे बिकॉज आइगन वैल्यूज वर डिस्टिंक्ट फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स, लेकिन अगर ये स्क्वायर प्लस, ओके लेट मी एक्चुअली okay, so if we have square plus symmetric, तो इसका क्या मतलब है, एंड डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज है, ये कंडीशन अभी भी है, तो इसका मतलब क्या है कि V's will be linearly independent plus orthogonal, ठीक है, विच मीन्स कि आप किसी भी दो आइगन वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो दे विल गिव यू 0, दो डिफरेंट को करेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज जो है जो कि यहाँ पे क्लियर कट मैंने नहीं लिखी हुई, विच यू नीड टू बी वेरी जो फ्यूचर में आपको याद रखने की जरूरत है कि ऑर्थोगोनल होंगे लेकिन ऑर्थो नॉर्मल नहीं होते, ठीक है। ऑर्थोगोनल का मतलब है कि इसका मतलब है कि अगर मैं एक वेक्टर को, आइगन वेक्टर को उसके साथ ही मल्टीप्लाई करती हूँ तो आई डोंट नो नेसेसरली गेट a 1, लेकिन फिर हम क्या करते हैं कि ऑर्थोगोनल तो हमें पता चल गया इसकी वजह से कि दे आर सिमेट्रिक प्लस डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हैं, हम उन वेक्टर्स को नॉर्मलाइज भी कर देते हैं, ठीक है। अब ये जो तीन चीजें हैं इनके बाद whatever we are getting is orthogonal matrix, और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का क्या प्रॉपर्टी होती है, दैट V ट्रांसपोज इज इक्वल टू V इनवर्स, ठीक है। जिस तरह, और अभी जिस तरह आपने से मेरा ख्याल है नूर ने कहा या फातिमा ने, आई डोंट रिमेम्बर, कि अब इसका फायदा क्या हो जाता है कि अगर आपके पास सिमेट्रिक आ गए हैं तो इसका मतलब है कि ये जो हमने लिखा था डायगोनलाइजेशन, इसमें हमारे पास V इनवर्स के बजाय V ट्रांसपोज हो जाता है, ठीक है। एंड वी विल टॉक अबाउट व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट, डायगोनलाइजेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, और हमने लास्ट टाइम भी बात की थी, एंड वी विल जस्ट रिकैप कि उसमें अगर ट्रांसपोज हो जाता है तो क्या फायदा होता है, ठीक है। बट फॉर द टाइम बीइंग जो चीजें आप लोगों ने याद रखनी है वो क्या याद रखनी है कि अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, लेट मी एक्चुअली ओपन एन अदर पेज, ठीक है, कि अगर आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसका मतलब है कि A ट्रांसपोज is equal to, sorry, लिखना, okay, let me try to write here, A transpose is equal to A, ठीक है। अब इसके बाद if we have distinct lambdas
then what happens? V's, which are eigen vectors, are linearly independent plus orthogonal. Okay, and if we normalize these V's, then ये जो matrix V है, which is composed of V1, V2 to Vn, जबकि n जो है वो A को let me actually write A belongs to R n by n. ठीक है, तो this will be orthogonal matrix, which means के V inverse will be equal to V transpose. अच्छा, एक चीज जो याद रखनी है आपने वो ये कि जब मैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की बात कर रही हूँ तो इसका मतलब क्या है कि कॉलम्स आर ऑर्थो नॉर्मल. ठीक है, मैट्रिक्स को हम ऑर्थोगोनल कहते हैं लेकिन कॉलम्स ऑर्थोनॉर्मल होते हैं, जिसका क्या मतलब होता है कि अगर वो अपने आप से मल्टीप्लाई हो रहा है कॉलम तो 1 आ रहा है, और अगर किसी और कॉलम से नॉट मल्टीप्लाई सॉरी अगर अपने आप के साथ आप डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं तो 1 आ रहा है, और अगर किसी और मैट्रिक्स के साथ डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं तो 0 आ रहा है, किसी और वेक्टर के कॉलम के साथ ले रहे हैं तो 0 आ रहा है. तो वी स्टार्ट विद दिस, और ये जो है वो कॉजेज हैं, डिस्टिंक्ट लैम्डास और सिमेट्रिक, और जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है एट द एंड वो ये आ रहा है कि यू गेट आइगन वेक्टर्स व्हिच आर ऑर्थोनॉर्मल एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स बिकम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. ठीक है, अच्छा इसके बाद जो नेक्स्ट चीज हमें रिकैप में देखनी है वो ये कि ओके सो वी हैव एक्चुअली टॉक्ड अबाउट दिस इसके इस पेज पे जो कोई भी हमने देखा है वो हमने डिस्कस अभी कर लिया है. नेक्स्ट वी टॉक्ड अबाउट डिटर्मिनेंट. अब मुझे डिटर्मिनेंट के बारे में कौन जल्दी से बताएगा? what was the important thing about the determinant that we discussed last time? मैम उस डिटर्मिनेंट के थ्रू हम एरिया फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, ओके. और अगर डिटर्मिनेंट 0 हो जी जी, तो उसमें ये था कि हम हायर डायमेंशन से लोअर डायमेंशन में आ जाते थे. ओके, वेरी गुड. ठीक है, तो डिटर्मिनेंट में जो है वो रिकैप अगर आप करते हैं तो व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इज कि जब आप किसी भी डिटर्मिनेंट किसी आप मैट्रिक्स की बात करते हैं बेसिकली, तो उसका डिटर्मिनेंट जो है वो इफेक्ट कर रहा होता है एरिया ऑफ द, आप ये कह लें कि जो एरिया हमने क्या बात की थी कि एरिया ऑफ द, हम फर्स्ट ऑफ ऑल उसका इफेक्ट देखते हैं एरिया ऑन द यूनिट एरिया के ऊपर जो कि यूनिट वेक्टर से मिलके बन रहा है, और जाहिर है जिस तरह से वो उसको इफेक्ट करेगा उसी तरह से वो पूरे वेक्टर स्पेस को इफेक्ट कर रहा होगा. ठीक है, एंड इफ द मैट्रिक्स इज लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स हैं उसके सारे के सारे. ठीक है, तो उसका क्या मतलब है कि उस केस में जो है जाहिर है डिटर्मिनेंट वुड बी नॉन जीरो, और इट विल जस्ट टेल यू कि एरिया जो है उसके ऊपर कितना चेंज आ रहा होगा. एंड इंटरेस्टिंग थिंग जो कि हमने लास्ट टाइम देखी थी वो ये कि आपके पास जो फर्स्ट कॉलम होता है, ठीक है, दिस वाज एक्चुअली काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट, कि फर्स्ट कॉलम जो है वो हमें ये बता रहा होता है कि जो पहला आपका बेसिस वेक्टर है, जिस तरह यहाँ पे आई वेक्टर है, वेयर वुड इट गो, हाउ वुड द एरिया इफेक्ट, और हाउ वुड द टोटल एरिया में उसमें कितना चेंज आ रहा होगा. सेकंड वाला जो है वो सेकंड यूनिट वेक्टर का बताता है, थर्ड का बताता है, एंड सो आपके पास जितने भी बेसिस वेक्टर्स हैं, जितने भी डायमेंशंस हैं, इस मैट्रिक्स का, जिस मैट्रिक्स से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उस मैट्रिक्स का हर कॉलम जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग डायमेंशन को इफेक्ट कर रहा होता है, और ओवरऑल जो है वो एरिया को या वॉल्यूम को इफेक्ट कर रहे होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन के 2 डायमेंशनल है या 3 डायमेंशनल है या हायर डायमेंशनल है. ठीक है, तो what it means is कि whenever you have a non-zero area, it means there would be some change in the non-zero determinant. It means there would be some change in the area or the volume of the whole vector space जिसकी आप बात कर रहे हैं, अगर आप उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं या वो लीनियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई करते हैं. ठीक है, और जिस तरह अभी मेरा ख्याल है वफा ने मुझे जवाब दिया है कि if your determinant is equal to 0, then what does it mean? We actually saw an example for that also कि अगर determinant जो है वो, let me see कि शायद next page के ऊपर है कि नहीं, इसी पेज पे होना चाहिए.
ओके ये कहाँ चला गया? Just this is on next page. जी ओके सॉरी, ये इस फिगर के ऊपर मैंने इतना कुछ किया हुआ है कि ओके सो इफ द डिटर्मिनेंट इज जीरो देन व्हाट डज इट मीन, जिस तरह ये फिगर यहाँ पर नजर आ रही है कि आपके पास डिटर्मिनेंट जीरो का मतलब ये है कि समहाउ जो डायमेंशंस, जितनी भी डायमेंशंस आपने जिनकी बात आप कर रहे हैं, दे विल एक्चुअली go to, for example, dimension 2 से जो है you can go to 1 dimension और even 0 dimension, कि हर चीज जो होती है वो यहाँ पर जिस तरह से अगर आप इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट जीरो है। एंड जस्ट कीप वन थिंग इन माइंड कि डिटर्मिनेंट जीरो किस लिए है, कि वी कैन सी फ्रॉम हियर कि द वेक्टर्स आर नॉट लीनियरली इंडिपेंडेंट। जब डिपेंडेंट है तो डेफिनेटली डिटर्मिनेंट जीरो होगा, और उसका इफेक्ट क्या हो रहा होगा कि आपके पास जो एरिया है वो जीरो है, और एरिया जीरो होने का मतलब ये है कि डायमेंशंस आर कोलैप्सिंग। तो अगर आप इसको अपने नोट्स में देखेंगे तो यू विल सी के एक्स और वाई दोनों के दोनों जो है दे आर गोइंग टू दिस लाइन जो कि यहाँ पे नजर आ रही है हमें, ठीक है। अच्छा, नाउ अब डिटर्मिनेंट जीरो होने का तो एक तो ये रीजन भी हो सकता है, दूसरा रीजन एक तो ये रीजन हो सकता है कि आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट है। डिटर्मिनेंट जीरो उस वक्त भी होगा जब ए इज होल जीरो मैट्रिक्स जिस तरह के यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। बट बोथ ऑफ देम हैव डिफरेंट मीनिंग विद रेफरेंस टू कोलैप्स ऑफ द डायरेक्शन। इसमें जब हम देख रहे हैं इसमें वन डायमेंशन कोलैप्स हो रही है बिकॉज एक लाइन तो है ना जिसके ऊपर सारे के सारे चले गए, वो एक्स और वाई कुछ भी नहीं है, लेकिन दिस इज नाउ योर न्यू एक्सेस। इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में एवरीथिंग विल गो टू जीरो। सो वन थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इसके डिटर्मिनेंट जीरो होने का मतलब ये है कि डायमेंशनैलिटी रिड्यूस हो रही है, विच मीन्स कि जितने भी डायमेंशंस आपके पास इंडिपेंडेंट थे उनमें वो अब इंडिपेंडेंट नहीं रहे हैं, या आपके पास जो भी, यानी जो हम मैपिंग की बात करते रहे कि प्रोजेक्शन हो रहा है किसी लोअर डायमेंशन के ऊपर। लेकिन ये कि बेस्ड अपॉन कि आपका डिटर्मिनेंट जो है, फॉर एग्जांपल इफ यू स्टार्टेड विद 4 डायमेंशंस और आपके पास जो है डिटर्मिनेंट जीरो होने के रीजन ये भी हो सकते हैं कि 4 से 3 में चले गए, या 2 में चले गए, या 1 में चले गए, ठीक है। और उस केस में अब हमारे पास जो ये चीज आप शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि डिटर्मिनेंट जीरो होने का मतलब ये होता है कि यू डोंट हैव जी, डिटर्मिनेंट जीरो होने का मतलब जो होता है वो ये होता है कि हम इन्वर्स नहीं कर सकते, और उसका रीजन यही होता है क्योंकि जब आप डायमेंशन कोलैप्स हो जाती है तो यू नो कि डायमेंशन कोलैप्स होने का मतलब क्या होता है कि आपके पास बहुत से वेक्टर्स हैं जो कि इस लाइन के ऊपर आ गए, जो 2 डायमेंशन में थे वो 1 डायमेंशन में चले गए। अब देयर इज नो वे ऑफ नोइंग कि वो 2 डायमेंशन में कहाँ कहाँ प्लेस कर रहे थे, या इन अदर वर्ड्स बहुत से डिफरेंट वेक्टर्स सेम पॉइंट पे आके मैप कर जाते हैं। तो वो जो इसकी वजह से जो है इन्वर्स पॉसिबल नहीं होता, ओके। तो सो दैट एक्चुअली क्लियर्स द आइडिया कि आपके पास जो है वो जो आप हमेशा से करते आ रहे हैं कि डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होने का मतलब है कि इन्वर्स पॉसिबल है, तो वो आप मैथमेटिकली करते थे, नाउ यू नो इट conceptually also. And another thing is कि जब डिटर्मिनेंट जीरो हो रहा है और आप लोअर डायमेंशन में जा रहे हैं तो देयर आर नंबर ऑफ वेक्टर्स व्हिच आर मैपिंग टू जीरो। और अगर आपको याद हो, वी एक्चुअली टॉक्ड अबाउट दिस थिंग कि तमाम वो वेक्टर्स जो कि ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जीरो पे जा रहे होते हैं उनको हम कहते हैं कि दे आर इन द नल स्पेस, या दे फॉर्म द नल स्पेस, ठीक है। तो अगर डिटर्मिनेंट जीरो है तो इसका मतलब है कि नल स्पेस में डेफिनेटली वेक्टर्स होंगे जो कि जीरो पे मैप हो रहे हैं, और वो वेक्टर्स अगर आपके पास 3 से 2 डायमेंशन में जा रहे हैं तो जो नंबर ऑफ वेक्टर्स होंगे जो कि जीरो पे जा रहे हैं वो कम होंगे एज कंपेयर टू अगर 3 से आप 1 डायमेंशन में जा रहे हैं। So the thing is कि अगर आप 3 डायमेंशन में थे और 1 डायमेंशन में जा रहे हैं तो 2 डायमेंशन खत्म हो गई हैं, they actually go to null space because they all map to origin. So from here you should know the concept of null space also. और अगर हमेशा याद रखें कि अगर full rank matrix है, which means कि all the columns are linearly independent, then in that case null space empty होता है, उसमें सिर्फ जीरो वेक्टर होता है। The reason is कि आपके पास जो है ट्रांसफॉर्मेशन के बाद अगर 3 में थे तो आप 3 में ही रहेंगे, which means कि null space में nothing is going to zero except zero, जो कि जीरो ही पे ही होता है हमेशा जो है।
दिस इज एक्चुअली समथिंग इम्पोर्टेंट। और आई डोंट नो आप लोगों ने जो है वो वीडियोस जाके देखी थी कि नहीं, जहाँ से ये चीज मैंने देखी थी, बट अगर नहीं भी देखी तो आई वुड एडवाइस कि दोबारा उसको देख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट थिंग जो हमने डिस्कस की थी, डिटर्मिनेंट भी हो गया, उसके बाद द इम्पोर्टेंट थिंग दैट वी टॉक्ड अबाउट वाज, अच्छा, another thing is ये यहाँ पे जिस तरह मुझे नजर आ रहा है कि what happens if you have negative determinant. So negative determinant में का क्या मतलब होता है कि again it is actually if it is non-zero तभी होगा negative, जाहिर है. So it means कि it is still giving you the change in the area, but negative sign is showing the changing direction also. कि आपके पास जो है वो सिर्फ और सिर्फ वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, ठीक है. और 3D में we have just talked about के जीरो होने में जो है वो going from 3 to 2 और 3 to 1 में क्या डिफरेंस होता है. नल स्पेसेस बढ़ रहे होते हैं, चेंज हो रहे होते हैं, अदरवाइज टेक्निकली तो डिटर्मिनेंट सारों में ही जीरो होता है. Okay, then we will go to the next thing which is, अच्छा जिसमें ये था, ओके वी टॉक्ड अबाउट दिस थिंग आल्सो कि अगर आपके पास जो है वो जो वेक्टर्स हैं वो स्क्वायर, सॉरी जो मैट्रिसेस हैं वो स्क्वायर नहीं है, तो उस केस में क्या हो रहा होता है. बट वी विल नॉट एम्फसाइज हियर क्योंकि इसको हम बाद में भी जाके डिस्कस करेंगे. जो चीज आगे हमने देखी थी वो ये कि हाउ डू यू चेंज द बेसिस, you go from one basis set to another basis set. अच्छा, अब इसको मैं एक्सप्लेन दोबारा से नहीं करूंगी कि कैसे होता है, बट what you need to remember is कि अगर आपके पास कोई भी बेसिस सेट है, let's suppose कि आपका जो नया बेसिस है that is A which is equal to some vector V1 and V2, ठीक है, या A नहीं रखती इसको मैं, let me just call it V, ठीक है. Okay, so let's suppose कि ये V है, which is just two vectors V1 and V2, and this is our new basis जिसमें हम जाना चाह रहे हैं, ठीक है. So and then we have any vector x, ठीक है, जो कि इस V डोमेन में है और वहां से हम उसको अपनी डोमेन में लेके आना चाह रहे हैं, या V स्पेस में है और हम अपने स्पेस में लेके आना चाह रहे हैं, ठीक है. So if I have this thing, if I multiply my vector x with V, so if I multiply V with x, तो मुझे रिजल्टेंट जो भी मिलता है वेक्टर, लेट्स सपोज कि दिस इज वेक्टर y, this y is taking me from this x to my it's from V domain to my own domain, ठीक है, whatever domain we are in. यानी फॉर एग्जांपल अगर फर्ज करें कि मेरा ये एक्सेस है और जो V की मैं बात कर रही हूँ उनका ये एक्सेस है, जिसने भी V दिया है, समथिंग मोर डिफरेंट, ठीक है, ये वाला एक्सेस है जो कि V वालों का, और ये जो x पॉइंट है ये इनके एक्सेस में कहीं मौजूद है, और इन्होंने इसके कोऑर्डिनेट्स दे दिए हैं बेस्ड अपॉन जो भी इनका एक्सेस था, एंड वी वांट टू टेक इट टू आर एक्सेस, ये जो हमारा एक्सेस है ब्लैक वाला, इसके हिसाब से क्या होगा. तो व्हाट आई नीड टू डू इज आई नीड टू मल्टीप्लाई x बाय देयर सेट ऑफ बेसिस वेक्टर, ठीक है. यहाँ से मुझे जो है वो जो y मिलेगा, नाउ दिस y दैट आई एम गेटिंग इज द कोऑर्डिनेट्स, यानी होगा तो यही जाहिर है यहीं पे y हो रहा होगा, लेकिन इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो इस ब्लैक वाले एक्सेस के रेफरेंस से होंगे एज कंपेयर टू जो हमारा रेड वाला. एंड इसका रीजन क्या है, ये लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, उसको जाके दोबारा सुन लीजिएगा. एंड इफ यू वांट टू गो बैक टू देयर डोमेन, ठीक है, फॉर एग्जांपल अब आपके पास y मौजूद है और आप वहां से x निकालना चाहते हैं, तो देन व्हाट यू नीड टू डू, इसका मतलब क्या है कि अगर आप v से मल्टीप्लाई करके हमारे डोमेन में आए थे, तो v इनवर्स को अगर मैं y से मल्टीप्लाई करूं तो इसका मतलब है आई गो बैक टू देयर डोमेन. इट्स एज सिंपल एज दैट.
ठीक है। सो इट मीन्स कि x और y के दरमियान अगर आपने जो है वो करना है, स्विच करना है, तो उसके लिए आपको बेसिस वेक्टर्स चाहिए सारे के सारे, और बेसिस वेक्टर्स या जो भी दूसरा वाला आपका डायमेंशंस हैं या सेट है, उसके बेसिस वेक्टर से आप मल्टीप्लाई करेंगे और इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू गेट द result in your domain or in the other domain. So important point ke multiplying by v takes you take the vector from v domain to r domain, and multiplying by inverse take us back to that domain. अगर अब आप इसको कंपेयर करें, वो जो हम प्रॉब्लम शुरू से करते आ रहे हैं कि ax equal to y है, तो what we have been talking about, हम बेसिकली क्या कह रहे होते हैं कि हमारे पास ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, which is in our domain, and this observation we are obtaining by multiplying some vectors in some other domain, ठीक है, जो कि actual vector था, by some linear transformation. What I am saying is कि अगर ये जो linear transformation A है, ये basis vector है, ठीक है, ये A जो है इसके अंदर जो vectors मौजूद हैं, they are basis vectors, then this is actually change of domains और change of dimensions और change of spaces, ठीक है, word सही word space है कि जो हमारा vector space है जिसके ये bases हैं, उससे जो है वो आप दूसरे वाले में change हो रहे हैं, या change of bases आप कह लेंगे हो जाता है। और on the other hand हमने ये भी देखा था कि अगर हम x को निकालना चाहते हैं तो हम कैसे करते हैं, we have been talking about this thing कि x जो है that is equal to a inverse y, ठीक है, एंड नाउ वी ऑल्सो नो कि अगर a इनवर्स एग्जिस्ट करता है यानी डिटर्मिनेंट है हमारे पास, तो इसका मतलब है कि एग्जैक्ट x आपको मिल जाएगा, और अगर नहीं एक करता तो हमें इसका जो है वो अप्रोक्सीमेशन मिल रही होती है। दिस इज एक्चुअली समथिंग इम्पोर्टेंट एसपीटी वगैरह में जो हम बात करेंगे, या आप कोई भी आगे जाके जब मशीन लर्निंग या AI या किसी भी न्यूरल नेटवर्क किसी की भी बात करते हैं, व्हेन यू टॉक अबाउट चेंजिंग फ्रॉम वन set of bases, फॉर एग्जाम्पल डेटा से जो है वो हम फीचर स्पेस में जा रहे होते हैं, ठीक है, तो फीचर डेटा स्पेस जो है उसके अदर बेसिस सेट है, फीचर स्पेस के अदर बेसिस सेट है, गोइंग फ्रॉम वन टू एन अदर चेंज एवरीथिंग इन अ वे कि आप उसको इजीली जो है वो हैंडल कर सकते हैं। वी विल सी कि क्या हो रहा होता है, लेकिन जो इस स्लाइड से जो आपने चीज याद रखनी है वो ये कि in order to go from another basis another space से जो है वो किसी अपनी स्पेस में या स्पेसिस को चेंज करने के लिए what you need is a basis set of basis vector, और उन वेक्टर से आप मल्टीप्लाई करके जो है वो आगे पीछे मूव कर सकते हैं। ओके, रिकैप तो हम खत्म कर लें इससे पहले कि हम अगला वाला शुरू करें। अच्छा, व्हाट अबाउट इंट्यूशन ऑफ आइगन डिकम्पोजिशन? आइगन डिकम्पोजिशन अगेन मैं डिस्कस नहीं करूंगी, हम बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, उससे सिर्फ हमें ये पता है कि आइगन वैल्यूज मिलती हैं और आइगन वेक्टर्स मिलते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर व्हाट आई वांट टू डिस्कस व्हिच इज इंपॉर्टेंट इज, हमने ये बात की थी कि A को हम डायगोनलाइज कर सकते हैं बाय चलिए जी, ये तो बिल्कुल ही नहीं दिखा रहा। Okay, A is actually, A can be written as V delta V inverse, ठीक है, जब आपके पास V के अंदर लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अब लेट्स सपोज कि वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिमेट्रिक A जिसके आइगन वैल्यूज सारे के सारे डिस्टिंक्ट हैं, इट मींस कि V जो है वो दैट इज एक्चुअली ऑर्थोगोनल। तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, V डेल्टा V ट्रांसपोज, ठीक है। एंड रिमेंबर दिस थिंग कि ये जो V ट्रांसपोज है ये किससे मिलके बना हुआ है, V ट्रांसपोज इज मेड अप ऑफ ऑल द आइगन वेक्टर्स। अब लेट्स सपोज कि मैं AX करती हूँ, तो AX का क्या मतलब है, V डेल्टा V ट्रांसपोज X कर रही हूँ। सो व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग, मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ
द वेक्टर x, और हम करना क्या चाह रहे हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है उसको वो क्या करेगी, डेफिनेटली दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज, यानी इस a को आप क्या कह सकते हैं, दिस a इज एक्चुअली काइंड ऑफ द सिस्टम जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब उस सिस्टम को जो है वो हमने ब्रेकअप कर दिया आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स की फॉर्म में। नाउ why is it important, ये जो डायगोनलाइजेशन थी एंड आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स आर इम्पोर्टेंट क्योंकि डायगोनलाइजेशन होती ही उनकी वजह से, ठीक है। इफ यू डोंट हैव आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स तो आप इस फॉर्म में लिख ही नहीं सकते। सिमेट्रिक क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सिमेट्रिक की वजह से जो है वो इनवर्स की जगह हमारे पास ट्रांसपोज आ जाता है, ओके। तो एंड वी नो कि इनवर्स कंप्यूट करना मुश्किल है, ट्रांसपोज इज वेरी इजी, आपने सिर्फ रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज करना है। और दिस डायगोनलाइजेशन इज इंपॉर्टेंट क्योंकि अगर आप a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं x को, तो डायगोनलाइजेशन के बाद क्या हो रहा है, एट द एंड आपने x को v ट्रांसपोर्ट से मल्टीप्लाई करना है, देन ये जो लैम्डा है हमारे पास, इसमें क्या होगा, इसमें तो यू जस्ट हैव डायगोनल नंबर्स, तो नंबर से मल्टीप्लाई करना है और दोबारा अपने v से मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए यहाँ पे तो लग रहा है कि जैसे 3 काम या इस साइड पे करने हैं लेफ्ट साइड पर, जबकि राइट साइड पे तो सिर्फ a से मल्टीप्लाई करना था। लेकिन द थिंग्स बिकम इजियर अगर आपने लेट्स सपोज के a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। व्हाट वी आर सेइंग इज कि हम सिस्टम से शायद 2 दफा गुजार रहे हैं ड्यू टू सम रीजन। अगर आप यहाँ करेंगे तो a स्क्वायर कंप्यूट करना विल बी डिफिकल्ट, प्लस ये कि इसकी जो है कंप्यूटेशनल कॉस्ट बहुत ज्यादा होगी आपके सिस्टम में। ऑन द अदर हैंड अगर आप ब्रेकअप करके कर रहे हैं तो क्या होगा कि यू हैव जस्ट यू नीड टू स्क्वायर हियर, व्हिच मींस कि आपने सिर्फ और सिर्फ लैम्डास को स्क्वायर करना है, बाकी की तमाम की तमाम चीजें जो है वो उसी तरह से रहेंगी। तो कंप्यूटेशन बिकम्स वेरी इजी। एंड अनदर थिंग इज कि ये वाले जो तमाम के तमाम आपके पास वेक्टर्स हैं, वीज जो हैं, दे आर नॉर्मलाइज्ड वेक्टर्स, वी ऑलरेडी नो अबाउट दिस थिंग। तो उसकी वजह से आपके पास उनकी इसकी आपस की कंप्यूटेशन जो है दिस आल्सो बिकम्स वेरी इजी, ओके। सो ये जो आइगन डिकम्पोजिशन है, दिस इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द रीजन कि हमारे पास ये जो डायगोनलाइजेशन है, दिस एक्चुअली gives you much better way of computing the transformation as compared to just multiplying with the original matrix itself. और ये डायगोनलाइजेशन जो है we will talk about this in a singular value decomposition also. और अच्छा, और दूसरी चीज जो है, आप लोगों ने सारों ने सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन का एक क्वेश्चन तो किया है, ठीक है। उसमें आपने एक और चीज भी देखी होगी कि we can actually somehow reduce the computation also. Okay, let's actually do not talk about it at this point क्योंकि हम अभी सिंगुलर वैल्यू पे गए नहीं हैं, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग जस्ट रिमेंबर बिफोर ये वाला सेशन खत्म हो और मैं दोबारा से स्टार्ट करूं कि सिमेट्रिक मैट्रिसेस आर इम्पोर्टेंट बिकॉज अगर उनके आइगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट हैं तो हमें और लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स मिलते हैं, ऑर्थोगोनल आइगन वेक्टर्स मिलते हैं, और वो आइगन वेक्टर्स जो है वो आइगन बेसिस बना देते हैं, ठीक है। और उस आइगन बेसिस की वजह से, इन आइगन वैल्यूज की वजह से वी कैन डायगोनलाइज द मैट्रिक्स, और डायगोनलाइजेशन के बाद जब आप उस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई करते हैं तो थिंग्स बिकम मच मोर इजियर एंड मच मोर क्लियरर आल्सो, ठीक है। क्योंकि अगेन हम एसवीडी की बात करेंगे तो वी विल सी के ये जो दो डायगोनल मैट्रिसेस हैं, सॉरी जो ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस हैं, वी है और वी ट्रांसपोज की जगह कुछ और आ जाता है, तो हाउ डू दे what do actually they represent, ठीक है। वहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे तो we will talk about it. अगर कोई क्वेश्चन अभी तक के लिए है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज मैं इसको खत्म करके दोबारा से वापस आती हूँ। जी, आई डोंट नो आप में से कितने लोग अच्छा हैं, तो काफी लोग। चले, कोई क्वेश्चन नहीं है तो लेट मी जस्ट स्टॉप हियर और उसके बाद मैं दोबारा सेशन स्टार्ट कर